हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए ठीक है जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा है ना। लेक्चर नंबर 2 में आपने बात किया है ना, मैंने बात किया है माइनस आई प्रभाव के बारे में। माइनस आई इफेक्ट क्या है, मैंने बताया था ना कि जब कोई परमाणु या परमाणु समूह जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, ऐसे समूह को माइनस आई समूह कहा जाता है और इस प्रभाव को माइनस आई प्रभाव कहा जाता है। कुछ माइनस आई कह सकते हैं प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले समूहों का क्रम लिखाया गया। माइनस आई प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले कुछ समूहों को उनके क्रम में दिखाया गया कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कौन कम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस क्रम में लिखाया गया है। उसके बाद आपको लिखाया गया है कि प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग बहुत सारे हैं, जिनमें सबसे पहला आप क्या पढ़ेंगे, कार्बधनायन का पढ़ा था आपने ना। कार्बधनायन का स्थायित्व ज्ञात करने। जो कार्बधनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है, उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन उसको देने वाले ग्रुप आ जाए, मतलब माइनस आई समूह रहे कार्बधनायन के पास, अगर आसपास अगर माइनस प्लस आई समूह रहे, इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह रहे, तो उस केस में उसका स्थायित्व बढ़ेगा। प्लस आई समूह की उपस्थिति में कार्बधनायन का स्थायित्व बढ़ेगा। अगर माइनस आई समूह हो तो स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप रहेंगे तो स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। उसमें मैंने 2 प्रश्न आपको कराए थे ना। कार्बधनायन के स्थायित्व में आपको 2 प्रश्न कराए गए। ये थर्ड क्वेश्चन है। अच्छा देखो, आप तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये दिया गया आपको, ध्यान दो आपको क्या, ये आपका है कार्बधनायन, ये है कार्बधनायन, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कार्बधनायन। लेकिन देखें ये कार्बधनायन, इसके साथ में क्या लगा है, एथिल लगा हुआ है, और ये क्या लगे हुए यहाँ पे 2 मेथिल है, 2 मेथिल है। ये एथिल है और यहाँ पे 2 मेथिल लगे हुए हैं। आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं ना, यहाँ पे 2 मेथिल है, यहाँ पे ये पूरा एक प्लस आई समूह है, और यहाँ पे कितने प्लस आई समूह है, 2 प्लस आई समूह है ना। यहाँ पे एक ही प्लस आई समूह है, यहाँ पे कितने प्लस आई समूह है, 2। तो 2 मेथिल मिलकर एथिल की तुलना में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजते हैं। ये एथिल है ना, ये भी प्लस आई प्रभाव को दिखाएगा, यहाँ भी 2 कार्बन भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 मेथिल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजते हैं एथिल की तुलना में। ये वाला ज्यादा स्थायी होगा और ये वाला क्या होगा, यहाँ पे प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा और यहाँ पे प्लस आई प्रभाव क्या होगा, कम। तो स्थायित्व का क्रम क्या लिखेंगे आप, स्थायित्व के केस में ए वाला ज्यादा, बी वाला ज्यादा स्थायी होगा और ए वाला क्या होगा, कम। ये स्थायित्व का क्रम है, घटता क्रम, स्थायित्व का घटता क्रम। अब अगला देखो, यहां अगर बात करें, देखो ये कार्बधनायन है, या इसको आप ऐसा भी मान सकते हैं ना, ऊपर वाले का यार, ये आपका फर्स्ट डिग्री कार्बधनायन है और ये कौन सा था, सेकेंड डिग्री। तो सेकेंड डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, फर्स्ट डिग्री वाला कम, ऐसा भी कह सकते हैं आप। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सेकेंड डिग्री ज्यादा स्थायी होगा, फर्स्ट डिग्री क्या होगा, कम। कार्बन की संख्या समान रहे तब, कार्बन की संख्या समान होने पर, डिग्री बढ़ने पर जो है स्थायित्व बढ़ता है। अब ये देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट डिग्री है कार्बोनाइल, ये कौन सा पता है, ये सेकेंड डिग्री है। इसके जो है एक ये मतलब देखो, ये कुल मिला के एक ही प्लस आई समूह है, 3 कार्बन, ये प्लस एक ही प्लस आई समूह है, और यहाँ पे प्लस आई समूह 2 है, 2 प्लस आई समूह। प्रोपील, आइसोप्रोपील, ये सब एक प्लस आई समूह है। अब 2 बार हो जाए, मतलब अलग अलग हो तो 2 प्लस आई समूह। इसकी बात करें, ये तुम्हारा फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, और यहाँ पे ये पूरा एक प्लस आई, ये पूरा प्लस आई समूह, ये प्लस आई समूह। यहां बात करें 3 प्लस आई समूह, थर्ड डिग्री है ना, प्लस आई समूह। तो बताइए सबसे अधिक स्थायी कौन होगा, थर्ड डिग्री वाला, 3 प्लस आई ग्रुप है, सबसे अधिक डी होगा। इसके बाद बताइए, देखो यहाँ तो एक ही प्लस आई समूह, एक एक है, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो फिर कौन होगा, बी,
सबसे अधिक डी, फिर बी। अब ये दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों बचे हुए हैं ना, देखो एक प्लस आई है। तो देखो ये नॉर्मल प्रोपिल है, ये आइसोप्रोपिल। आपको बता दूं मैं कि नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भेजने का जो क्रम होता है, जैसे ये एल्किल समूह है ना, ये आइसोप्रोपिल, ये भी नॉर्मल प्रोपिल। ये जो है ना, ये आइसोप्रोपिल है, नॉर्मल प्रोपिल है। जो आइसोप्रोपिल होता है उसका इलेक्ट्रॉन भेजने की क्षमता होती है वो नॉर्मल प्रोपिल से ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये एल्किल समूह सेकेंड डिग्री वाला हो जाएगा। ये भाई यहीं से आप पता करते हैं ना, यही आइसोप्रोपिल है, एक कार्बन होगा, दो कार्बन इधर होंगे और यहाँ पे तीनों सीधे हैं। ये सेकेंड डिग्री एल्किल समूह है और ये कौन सा एल्किल समूह है? फर्स्ट डिग्री। तो सेकेंड डिग्री वाला ज्यादा भेजेगा इलेक्ट्रॉन ना, सेकेंड डिग्री वाला एल्किल समूह ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा और फर्स्ट डिग्री वाला क्या भेजेगा? कम। तो वहां प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा और यहाँ प्लस आई प्रभाव कम होगा। जितना अधिक प्लस आई प्रभाव होगा स्थायित्व कार्बन आयन का उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे अधिक डी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। ये कौन सा क्रम है? स्थायित्व का घटता क्रम, स्थायित्व का क्रम। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जैसे ये देखो, देखो कार्बन एक ही है, ये तो हालांकि ये सब बड़े कम स्थायी होते हैं। कार्बन हो उसके पास कोई प्लस आई ग्रुप है नहीं, मेथिल एथिल नहीं है, तो उस केस में बड़ा कम स्थायी होता है। लेकिन फिर भी अगर इन तीनों की तुलना करनी, इन तीनों में कौन ज्यादा स्थायी होगा, तो ध्यान दिया, देखो एच की तुलना में, जैसे यहाँ 3 एच है और यहाँ पे डी है और यहाँ पे ट्राइटियम है ना, वो ड्यूटीरियम है, ट्राइटियम। तो बताइए किसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा? ट्राइटियम का सबसे अधिक होगा, ट्राइटियम का सबसे अधिक, उसके बाद ड्यूटीरियम और सबसे कम इसका हाइड्रोजन का। तो जो यहाँ स्थायित्व का क्रम लिखेंगे आप, जो यहाँ स्थायित्व का क्रम होगा वो कौन सा होगा? सबसे अधिक सी होगा, उसके बाद क्या होगा? बी होगा, इसके बाद ए। ये स्थायित्व का क्रम होगा। समझ पा रहे हैं? अगला प्रश्न देखो, देखो यहाँ पे देखें आप, CH3 है सब, ये पूरा एक ग्रुप है जिसके पास CH3 लगे हुए हैं। यहाँ पे CH3 के स्थान पर ये थोड़ा सा वही प्रश्न है ना, ठीक है ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, एक CH3 के स्थान पे डी आ गया, H के स्थान पे डी आ गया, बाकी H है। तो देखो दो तो है यहाँ पे भी, दो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे CH3 के स्थान पे CD3 आ गया, ये वाला ज्यादा, मतलब कुल मिला के इसका प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा इसकी तुलना में। जो इसका प्लस आई प्रभाव होगा इसकी तुलना में क्या होगा? ज्यादा। समझ पा रहे हैं क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CD3 है, तो ये ज्यादा प्लस आई प्रभाव दिखाएगा इसकी तुलना में भी। और जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 2 CD3 आ गए, इसका प्लस आई प्रभाव इनसे अधिक होगा। वहां देखेंगे 3 आ गए, सबसे अधिक होगा प्लस आई प्रभाव। समझ पा रहे हैं ना आप लोग भाई? तो आप जान लीजिए एक चीज कि CD3 जो होता है, CD3 इसका प्लस आई प्रभाव CH3 की तुलना में क्या होता है? ज्यादा। ये आई प्लस आई प्रभाव का क्रम है। जो प्लस आई प्रभाव होगा CD3 का CH3 से ज्यादा रहेगा, उससे ज्यादा तो CD3 का रहेगा। मान लीजिए CD3 या CH3 है तो उसमें CD3 का ज्यादा होगा, तो यहाँ प्लस आई प्रभाव सबसे अधिक होगा, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ सबसे कम। तो स्थायी तो क्या लिखेंगे आप? सबसे अधिक स्थायी क्या होगा? सबसे अधिक स्थायी डी, सबसे अधिक स्थायी क्या होगा? डी होगा, इसके बाद सी होगा, इसके बाद बी होगा, इसके बाद ए होगा। ये स्थायित्व का घटता क्रम, स्थायित्व का क्रम। समझ पा रहे हैं आप? ध्यान दो, ये थोड़ा सा ध्यान दो। इसके बाद आगे देखिए, ये 7वां प्रश्न है, देखो इसको देखें ध्यान से। यहाँ पर देखिए एफ यहाँ भी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ भी एफ है, और फ्लोरीन का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना। ये माइनस आई समूह है। कौन सा समूह है? माइनस आई समूह। आपको एक चीज बताया गया है कि जो प्रेरणिक प्रभाव है ये दूरी पर आधारित, दूरी पर निर्भर करता है। दूरी बढ़ने पर प्लस आई प्रभाव कम, प्लस आई प्रभाव हो चाहे माइनस आई प्रभाव हो, कमजोर होता जाता। दूरी बढ़ने के साथ प्लस आई प्रभाव, मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर होता जाता है। ये लिखवाया था मैंने कि जैसे दूरी बढ़ेगा तो चाहे इलेक्ट्रॉन भेजने वाला प्रभाव हो कम भेज पाएगा, चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला प्रभाव हो कम खींच पाएगा।
अच्छा ध्यान दीजिए आप, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो जैसे स्थायित्व देखना है, चाहे कार्बन आयन का देखो, चाहे किसी का भी देखो, चाहे ऋणावेश का देखो, किसी का भी स्थायित्व, स्थायित्व जो होता है वो आवेश का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेश चाहे धनावेश हो चाहे क्या हो ऋणावेश हो, अगर धनावेश या ऋणावेश बढ़ेंगे तो स्थायित्व कम होगा। अगर इलेक्ट्रॉन भेजेंगे धनावेश, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन जब भेजेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा ना, स्थायित्व बढ़ जाएगा। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो पॉजिटिव और बढ़ेगा, जब वहां से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो वो और बढ़ जाएगा, तो स्थायित्व कम हो जाएगा। तो वही हाल यहाँ है कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये माइनस आई समूह है। माइनस आई समूह उपस्थित होने पर क्या होगा, स्थायित्व कम होता है किसका, कार्बन आयन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व कम, आवेश कम स्थायित्व ज्यादा, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव। तो देखो यहाँ ये फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, जानते हैं जैसे पॉजिटिव चार्ज सब उत्पन्न करेंगे, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ये उत्पन्न करेगा क्योंकि पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दूरी पर थोड़ा है कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अगर इन तीनों में स्थायित्व देखा जाए तो सबसे अधिक स्थायी क्या होगा, सी होगा, उसके बाद कौन होगा, बी होगा, उसके बाद ए। ये स्थायित्व का क्रम है, समझ पा रहे हैं आप? ये दूरी पर आधारित है ना, कम खींच पाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कम उत्पन्न होगा ना, जितने कम चार्ज उत्पन्न होंगे पॉजिटिव या निगेटिव जितने कम रहेंगे स्थायित्व उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये ज्यादा खींचेगा सबसे कम स्थायी, वो थोड़ा कम खींच पाएगा, थोड़ा दूरी पर है, वो सबसे अधिक दूरी पर है, सबसे कम खींचेगा, सबसे अधिक स्थायी वही होगा। ठीक है, अच्छा अगला देखो ये वाला, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, देखो लास्ट, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। देखो यहाँ पे F है, यहाँ पे Cn है और यहाँ पे NO2 है। अभी तो सभी के सभी सेम थे, अभी यहाँ डिफरेंट आ गया, फ्लोरीन सभी के सभी माइनस आई है, सभी, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ये भी क्या है माइनस आई ग्रुप। अब देखो सभी खींचेंगे और क्षमता देखें तो सबसे अधिक क्षमता NO2 की है। मैंने जो माइनस आई का क्रम लिखा था, माइनस आई समूह में जो क्रम लिखाया था, माइनस आई प्रभाव का घटता क्रम, उसमें NO2 देखिए थोड़ा पहले, Cn थोड़ा बाद में, और F तो सबसे कम है। हालांकि F सबसे कमजोर है, खींचने इन तीनों के मामले में, इन तीनों में जो है सबसे कमजोर F का है खींचने का क्रम, लेकिन वो थोड़ा नजदीक है। तो मैं यहाँ ट्रिक लिख दे रहा हूं मैं कि दूरी जो है ना वो क्षमता पर प्रभावी होती है, ज्यादा दूरी होगा क्षमता उसको कम ही मान लेंगे। जैसे हालांकि इनकी क्षमता ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने, क्योंकि ये दूरी पर है, क्योंकि ये क्या है दूरी पर है, और वो नजदीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, भले से ही कमजोर है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको याद रखें। तो यहाँ वही घटना है, देखो यहाँ जो है अगर स्थायित्व का देखें ना, स्थायित्व के हिसाब से देखें तो सबसे कम स्थायी होगा, क्योंकि वो नजदीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न कर देगा। सबसे कम स्थायी ये होगा, ए वाला। इसके बाद ये दोनों बचे, ये दोनों इससे अधिक होंगे, F से अधिक होंगे ये दोनों, Cn और NO2। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी होगा, इन दोनों में NO2 अधिक खींचेगा और Cn कम खींचेगा, तो NO2 कम स्थायी होगा, NO2 वाला, और Cn वाला क्या रहेगा, ज्यादा स्थायी। अरे यार सबसे अधिक धनावेश F उत्पन्न करेगा। अब बचे ये दोनों, हाँ इनमें NO2 ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ये कम खींच पाएगा। तो यहाँ मैं लिखवा दे रहा हूं आपको कि यहाँ क्या हो रहा है घटना, कि दूरी क्षमता पर क्या है, क्षमता पर प्रभावी है, दूरी क्षमता पर क्या है प्रभावी है। क्षमता भले ज्यादा है लेकिन दूरी बढ़ने से कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक स्थायी क्या होगा, बी वाला होगा, उसके बाद कौन होगा, सी होगा, इसके बाद ए। ये है स्थायित्व का क्रम, समझ पा रहे, देखो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, एक प्रश्न है ना, एक प्रश्न सॉल्व कर लें आप कार्बन आयन के बारे में।
उसके बाद अगला पॉइंट आप पढ़ेंगे कार्ब ऋणायनों के बारे में। ठीक है, कार्ब ऋणायनों के बारे में। देखिए ध्यान से अच्छा आप लोग, अभी आपने पढ़ा ना कार्ब धनायनों के स्थायित्व के बारे में। आपने 8 क्वेश्चन देखे ना, 2 देखा था अगले वीडियो में, 6 इधर देखा है। अभी 9वां क्वेश्चन थोड़ा देख लें, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, ये 9वां प्रश्न है, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कार्ब ऋणायनों के स्थायित्व के बारे में। कार्ब ऋणायनों के स्थायित्व के बारे में आप जानते हैं ना, देखो कार्ब ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ थोड़ा उल्टा केस लग जाना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तब स्थायित्व बढ़ेगा, कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे तब स्थायित्व बढ़ेगा। जो कार्ब ऋणायन होंगे उनके स्थायित्व में थोड़ा सा कार्ब धनायनों के उल्टा में आप पढ़ेंगे, जैसे उनका उल्टा पढ़ेंगे आप। कार्ब ऋणायनों में आप क्या पढ़ेंगे कि -I समूह जब रहेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा। कार्ब धनायन में घटता है, +I समूह की उपस्थिति में बढ़ता है स्थायित्व। यहाँ थोड़ा उल्टा है। अच्छा देखो ध्यान से, पहले ये सॉल्व कर लें प्रश्न। ठीक है, 9th क्वेश्चन है ना, 9वां प्रश्न है। अब देखो यहाँ पे सभी के सभी -I ग्रुप है, ये भी 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 क्या है आपका -I ग्रुप है, ये भी -I ग्रुप है। ठीक है, तो बताइए सबसे अधिक कौन है, NO2 होगा, इसके बाद कौन होगा, इसके बाद SO3H होगा ना, NO2 होगा, SO3H होगा, फिर क्या होगा आपका CN होगा, फिर COH होगा। अच्छा देखिए ध्यान से, सबसे अधिक कौन होगा, A होगा, इसके बाद कौन होगा, C होगा, इसके बाद कौन लिखा है आपने D, इसके बाद D होगा, इसके बाद कौन होगा E होगा। देखो -I क्रम के हिसाब से सॉल्व कर लें आप। NO2 का जो क्षमता होगा सबसे अधिक होता है ना, NO2 करेंगे, फिर SO3H कर लेंगे, फिर CN कर लेंगे आप, इसके बाद क्या करेंगे COH, फिर F होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लें आप स्थायित्व का जो है। अच्छा देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन अधिक खींचेगा ना, ये उल्टा क्रम हो जाएगा यार। देखो ये सबसे अधिक खींचेगा इलेक्ट्रॉन ना, ये सबसे कम स्थायी होगा। आप इसको ऐसा कर लें यार, आप E पहले कर लो, हाँ ऐसा कर लें आप, ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया स्थायित्व, मतलब स्थायित्व का बढ़ता क्रम कर ले हो गया है। अब इसको ऐसा कर लेंगे, E को पहले कर लेंगे, फिर D, फिर B, फिर C, फिर A। ठीक है, तब इस प्रकार से स्थायित्व का घटता क्रम हो जाएगा। अभी देखिए कार्ब ऋणायनों के बारे में, देखो ध्यान से, जो कार्ब ऋणायन होते हैं इनको C- दिखा देंगे आप, निगेटिव चार्ज है C- से दिखा देंगे। कार्ब ऋणायनों के बारे में क्या लिखेंगे, यह भी अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, यह भी अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, इसका जीवन काल सूक्ष्म होता है, यह अत्यंत अस्थायी होता है। और इसमें देखेंगे क्या होता है, बॉन्ड पेयर 3 होते हैं, लोन पेयर 1 होता है। भाई बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर की संख्या 1 होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, भाई 8 इलेक्ट्रॉन है कुल ना, भाई 3 दूनी 6, एक लोन पेयर है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के सभी जोड़े में योग पेयर्ड है, कह सकते हैं ना, युग्मित हैं। तो यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। संकरण क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर sp3 संकरण। आकृति क्या होगा, त्रिकोणीय पिरामिडी या पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी या पिरामिडी इसकी आकृति होगी। और यहाँ पे जो है C- पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। जो कार्ब ऋणायन है, कार्ब ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और निगेटिव चार्ज पाए जाने की वजह से, लोन पेयर की उपस्थिति की वजह से इसको इलेक्ट्रॉन धनी मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन धनी होता है। और इसको नाभिक किस नहीं कह सकते, भाई लोन पेयर्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉन धनी है, नाभिक किस नहीं होता है। और क्या बात करें, अगर -I समूह उपस्थित होंगे, -I समूह उपस्थित होंगे तो इसका स्थायित्व बढ़ेगा, +I समूह उपस्थित होंगे तो स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। -I समूह की उपस्थिति में स्थायित्व बढ़ेगा, +I समूह की उपस्थिति में स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। इतनी चीजें। तो देखो इसके हिसाब से यहाँ क्वेश्चंस दिए गए, प्रश्न दिया गया है, इसके हिसाब से वहां प्रश्न दिया गया है ना, आप उसको सॉल्व करें। देखो यहाँ क्या है, जैसे NO2 है, C और माइनस है ना, निगेटिव चार्ज है,
NO2 आपका क्या है, ये भी -I ग्रुप है, -I ये भी -I ग्रुप है। -I समूह की उपस्थिति में जो है स्थायित्व बढ़ता है कार्बन रेडियन का। लेकिन अब देखो ये ज्यादा -I इफेक्ट शो करेगा कि वो ज्यादा -I इफेक्ट, NO2 शो करेगा। तो जितना अधिक -I प्रभाव रहेगा स्थायित्व बढ़ेगा। तो क्या होगा, ए ज्यादा स्थायी होगा और बी वाला क्या होगा, कम स्थायी। अगर आप यहाँ स्थायित्व देखेंगे, ए ज्यादा स्थायी होगा और बी क्या होगा, कम स्थायी होगा। थोड़ा समझे फिर आराम से देखें। अब ये देखो, ये यहाँ भी NO2, यहाँ FNO2 है, लेकिन NO2 थोड़ा दूरी पर है, -I ये भी है, -I ये भी है, लेकिन वो नजदीक है। तो जानते हैं दूरी बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कम खींच पाएगा उसकी तुलना में। तो यहाँ -I प्रभाव कौन अधिक दिखा देगा, वो वाला यहाँ के लिए दिखाएगा। ऐसा नहीं हमेशा के लिए F होता है, NO2 तो अधिक होता है, लेकिन दूरी बढ़ने पर जो है, हाँ, तो यहाँ कर लेंगे क्या कि दूरी क्षमता पर क्या है, प्रभावी है। यहाँ लिख लेंगे, यहाँ केस क्या हो रहा है, जो दूरी है क्षमता पर प्रभावी है। क्षमता भले से ज्यादा, लेकिन दूरी बढ़ेगी तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, कम हो जाएगा। तो क्या होगा आपका, बी ज्यादा स्थायी होगा और ए वाला क्या होगा, कम स्थायी। ये स्थायित्व का क्रम है। कौन सा क्रम है, स्थायित्व का। और देखें आप, अब यहाँ देखो, यहाँ तो डिस्टेंस सेम है, दूरी समान है। तीसरे कार्बन पे ये भी है, निगेटिव चार्ज है कार्बन पे। तीसरे कार्बन पे यहाँ 2 F लगे हुए हैं और यहाँ पे NO2। तो जानते क्या लिखेंगे, NO2 तो ज्यादा है लेकिन उसकी संख्या 2 है। वो ज्यादा भले से दुर्बल होगा, ध्यान दे आप, कमजोर होगा, लेकिन अगर संख्या अधिक होगी तो अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे पता है, संख्या क्षमता पर आधार प्रभावी है। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे कि जो संख्या ज्यादा है ना, वो क्षमता पर ज्यादा हो जा रही है, प्रभावी हो जा रही है। तो क्या लिखेंगे आप, संख्या क्षमता पर क्या है, प्रभावी है यहाँ के लिए, जिसकी वजह से बी वाला ज्यादा स्थायी होगा और ए वाला क्या होगा, कम स्थायी। ये स्थायित्व का क्रम है। समझ पा रहे ना आप लोग भाई, इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, एक कुछ क्वेश्चन है ना कार्ब ऋणायन के स्थायित्व के विषय में। कार्ब ऋणायन का स्थायित्व, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व करें। देखो ध्यान से, कार्ब ऋणायन के बारे में आप क्या जानते हैं। जो कार्ब ऋणायन होते हैं, कार्बन पे निगेटिव चार्ज होगा तो उसे आप बोल देंगे कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इनमें। तो देखो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो इनका स्थायित्व कैसे बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की अगर अधिकता है तो स्थायित्व कैसे बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात आप जान लें, मैंने बताया था आपको कि आवेश का और स्थायित्व का क्या चलता है, उल्टा रिलेशन। चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे धनावेश हो, चाहे ऋणावेश हो, अगर वो बढ़ता है तो स्थायित्व कम होगा। अगर मान लीजिए ऋणावेश है, निगेटिव चार्ज है, वहां पे और इलेक्ट्रॉन भेज के आप ऋणावेश और बढ़ा रहे हैं, निगेटिव चार्ज को और अधिक बढ़ा रहे हैं, तो आवेश बढ़ रहा है। चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश, बढ़ रहा है ना ऋणावेश। तो अगर आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व कम होगा। तो यही बात है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अगर -I समूह हो, जो इलेक्ट्रॉन खींचे, -I समूह की उपस्थिति में स्थायित्व बढ़ता है। -I समूह रहेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन खींचने वाले रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन खींच के माइनस को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे ना। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर माइनस बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो माइनस कम होगा। और अगर +I समूह रहेंगे तो स्थायित्व क्या होगा, घटेगा। +I समूह की उपस्थिति में स्थायित्व घटता है और -I समूह की उपस्थिति में स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा देखो, जैसे यहां देखो पहला क्वेश्चन देखें आप,
यहाँ क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, माइनस है, लेकिन देखो ये तुम्हारा मेथिल प्लस आई ग्रुप है ना यार, मेथिल क्या है, प्लस आई समूह, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा इधर, इलेक्ट्रॉन भेजेगा ये, तो 3 मेथिल समूह है, इलेक्ट्रॉन भेजेंगे बहुत अधिक। यहाँ पे देखें आप, ये भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इसकी बात करें, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन भेजेगा, 3 प्लस आई समूह है ना, यहाँ पे 2 प्लस आई समूह है, पहले वाले में 3 प्लस आई समूह, यहाँ देखेंगे 1 प्लस आई समूह है ना, कार्बन रेडियन के साथ में 1 प्लस आई समूह। ये देखो ये है कार्बन रेडियन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा प्लस आई समूह नहीं, ये कार्बन रेडियन है, इसके पास में कोई प्लस आई समूह नहीं, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसी को कार्बन रेडियन बोलना है। अब देखो कार्बन रेडियन के साथ में कितने प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप जुड़े हुए, आप जानते हैं इसको बोलेंगे थर्ड डिग्री कार्बन रेडियन, तृतीयक कार्बन रेडियन, थर्ड डिग्री कार्बन रेडियन, ये होगा सेकेंड डिग्री कार्बन रेडियन, ये क्या होगा फर्स्ट डिग्री कार्बन रेडियन, और वो क्या होगा मेथिल कार्बन रेडियन, मेथिल कार्बन रेडियन या निगेटिव चार्ज बोल लो, मेथिल कार्बन रेडियन। अभी देखो इनके स्थायित्व कैसे होंगे, देखो यहाँ पे 3 प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजेगा, यहाँ पे 2 प्लस आई ग्रुप है, थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ पे 1 प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। इलेक्ट्रॉन जितने अधिक रहेंगे निगेटिव चार्ज उतना ज्यादा रहेगा, भाई निगेटिव चार्ज उतना ही बढ़ेगा, स्थायित्व उतना ही कम होगा, जितना ही अधिक निगेटिव चार्ज होगा स्थायित्व उतना ही कम होगा। तो सबसे कम स्थायी आपका ये होगा, सबसे कम स्थायी ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज दिए जा रहे हैं, निगेटिव चार्ज बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और सबसे अधिक स्थायी ये होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप नहीं है, सबसे कम स्थायी ये होगा, सबसे अधिक स्थायी वो होगा। तो इनके स्थायित्व का क्रम क्या लिखेंगे आप, इनका जो स्थायित्व होगा सबसे अधिक डी होगा, इसके बाद सी होगा, इसके बाद बी होगा, इसके बाद क्या होगा ए। क्लियर हो पा रहे हैं, डी सी बी ए। यहां देखेंगे आप, तो यहाँ क्या होगा पता है, हाँ यहाँ देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, हर जगह निगेटिव चार्ज, और प्लस आई समूह नहीं है, कौन सा समूह है, माइनस आई समूह, एफ माइनस आई समूह है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप होंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे स्थायित्व उतना बढ़ेगा। अब देखो एफ माइनस आई समूह है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन इसकी खींचने की जो क्षमता होगी दूरी बढ़ने के साथ कम होती चली जाएंगी। प्लस आई या माइनस आई प्रभाव जानते हैं ना, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दूरी पर निर्भर करता है, दूरी बढ़ने के साथ घटता जाता है, तो जितना अधिक दूरी पर एफ रहेगा उतना ही कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेंगे स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा होगा, जितना अधिक इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा स्थायित्व तो उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा क्योंकि पास में, थोड़ा ये दूरी पर है, ये और दूरी पर, ये सबसे कम दूरी पर है, तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन ये खींच पाएगा, अर्थात वहां निगेटिव चार्ज यहाँ ज्यादा रहेगा चार्ज, है ना, अगर आप निगेटिव चार्ज की बात कर लें तो यहाँ ज्यादा रहेगा और यहाँ सबसे कम रहेगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है, सबसे कम यहाँ रहेगा निगेटिव चार्ज और सबसे अधिक वहां रहेगा, क्योंकि वहां खींच नहीं पा रहा है ज्यादा। तो आवेश जितना अधिक बढ़ेगा स्थायित्व उतना ही कम, तो सबसे अधिक आवेश यहाँ होगा निगेटिव वाला, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, और सबसे कम यहाँ। निगेटिव की बात कर लेंगे तो सबसे अधिक यहाँ रहेगा ना, चारों की तुलना कर लें, और सबसे कम यहाँ रहेगा क्योंकि पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, निगेटिव कम रहेगा। तो स्थायित्व का क्रम क्या लिखेंगे आप, सबसे अधिक ए स्थायी होगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बी, फिर सी, फिर डी, स्थायित्व का घटता क्रम है। इसकी बात कर लें, ये थोड़ा बढ़िया प्रश्न है, देखो यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 2 Cl, दो माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप की संख्या समान है, यहाँ पे भी 2 माइनस आई ग्रुप है,
यहाँ पे भी 2 माइनस आई ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है माइनस, मतलब 2 माइनस आई ग्रुप है। ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी। अच्छा देखिए आप, किससे इलेक्ट्रॉन खींचना है? निगेटिव वाले से। जहाँ पे निगेटिव चार्ज है वहीं से इलेक्ट्रॉन खींचना है। अब देखो यहाँ पे 2 सीएल है, सी के थोड़ा सा दूरी पर है ना, ये देखो एक सीएल थोड़ा मतलब दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, सी माइनस के दूसरे कार्बन से, और ये तीसरे कार्बन से अटैच्ड है। आप यहाँ देखें, एक कार्बन थोड़ा सा ना, एक सीएल जो है इसके दूसरे कार्बन से है, ये भी, ये दोनों सेम क्वेश्चन है क्या यार? रुको रुको, ध्यान दें आप, यहाँ 2 क्लोरीन करेंगे ना, ये माइनस, नहीं तो दोनों क्वेश्चन सेम हो जाएंगे। यहाँ पे सीएल करें आप, 2 माइनस आई ग्रुप, 2 माइनस आई ग्रुप, 2 माइनस आई ग्रुप। देखो एक जो है दूसरे कार्बन से जुड़ा है, एक तीसरे कार्बन से, यहाँ दोनों सीएल तीसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक मतलब सी माइनस से ही जुड़ा हुआ है, अगला उसके संबंधी दूसरे कार्बन से, सी माइनस से जो जुड़ा हुआ दूसरा कार्बन उससे जुड़ा हुआ है। अच्छा बता, यहाँ सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ये वाला खींचेगा, क्योंकि सीएल पास में है, फिर ये दूसरे कार्बन से अगला सीएल लगा हुआ है, ये सीएल पास में है ना, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और सबसे कम ये खींच पाएगा, क्योंकि ये दोनों तीसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये दोनों सीएल देखिए आप, सीएल एकदम सी माइनस के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बहुत अधिक। यहाँ देखें आप, सबसे कम ये खींच पाएगा, क्योंकि जो है दोनों कार्बन तीसरे कार्बन से, दोनों सीएल क्लोरीन तीसरे कार्बन से जुड़े हुए हैं। इसमें आप देखेंगे एक दूसरे कार्बन से, एक तीसरे कार्बन से, तो सबसे अधिक वो खींचेगा, उसके बाद ये, और सबसे कम ये। तो जो जितना अधिक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऋणावेश के केस में, उतना ही ज्यादा स्थायी होगा वो। तो सबसे अधिक स्थायी ये होगा, सी होगा, इसके बाद ए होगा, इसके बाद क्या होगा, बी। तो जो यहाँ स्थायित्व का क्रम लिखेंगे आप, ध्यान दें आप लोग, स्थायित्व का जो क्रम होगा, सबसे अधिक सी, इसके बाद ए, इसके बाद क्या होगा, बी। क्लियर हो पा रहे हैं आप? अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्या पढ़ेंगे आप? हाँ मुक्त, हाँ अगला पढ़ेंगे आप मुक्त मूलक। मुक्त मूलक के बारे में ना, क्या हेडिंग कर लेंगे, मुक्त मूलकों का स्थायित्व। क्या हेडिंग करेंगे आप? मुक्त मूलक का स्थायित्व। इसकी बात कैसे करेंगे आप? प्रेरणिक प्रभाव की सहायता से आपने किसका व्याख्या किया है? एक व्याख्या किया था कार्बधनायन का स्थायित्व, कार्बेरायन का स्थायित्व। अगला क्या होगा, थर्ड आपका मुक्त मूलक का स्थायित्व। अब देखो मुक्त मूलक में क्या होता है, विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, विषम इलेक्ट्रॉन रहता है, एक विषम इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसे बोलेंगे मुक्त मूलक। जैसे मान लो ये आपका हो जाए ना, ये आपका मुक्त मूलक है, एक इलेक्ट्रॉन रह जाए, मुक्त मूलक है। अब देखो मुक्त मूलक भी क्या होते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती होते हैं, इनका जीवन काल सूक्ष्म है, सूक्ष्म होता है भाई। और इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, अत्यंत अस्थायी होता है। अगला पॉइंट ये भी चलेंगे ना, ये अत्यंत अस्थायी होता है, बहुत कम समय के लिए बनता है ना, सूक्ष्म जीवन काल, अभिक्रिया मध्यवर्ती, अत्यंत अस्थायी। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड, हाँ देख लें यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड पाया जाएगा, लोन पेयर नहीं रहेंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, लोन पेयर 0 रहेगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेगा, यहाँ युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, 1। अगर आप चुंबकीय प्रकृति की बात कर लें, चुंबकीय प्रकृति की बात कर लें, तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। और वो दोनों कैसे थे, हाँ वो सब प्रतिचुंबकीय थे। जो कार्बधनायन होता है, कार्बेरायन होता है, वो प्रतिचुंबकीय होता है, और ये कैसा होता है, अनुचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया है। संकरण देख लें आप, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है तो sp2 संकरण होगा। ठीक है, देखो इसका सब कुछ कार्बधनायन के समान होता है, बहुत सारी चीजें कार्बधनायन के समान होती है। संकरण sp2 होता है, सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 0 है, आकृति त्रिकोणीय समतली, जैसा आपने बनाया था कार्बधनायन का त्रिकोणीय समतली। और देखो जो कार्बधनायन है, कार्बन नहीं, जो मुक्त मूलक है वो कार्बन, जिस कार्बन के विषम इलेक्ट्रॉन है उस पे इलेक्ट्रॉन, वहां कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए, जिसमें विषम इलेक्ट्रॉन है जिस कार्बन पर, वहां कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो देखो 3 बॉन्ड बनाया हुआ है और एक विषम इलेक्ट्रॉन, तो 6 1, हाँ 3 बॉन्ड बनाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और एक विषम इलेक्ट्रॉन,
तो 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ भी अष्टक नहीं पूरा है ना, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, ये भी इलेक्ट्रॉन न्यून है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहेंगे? वो इलेक्ट्रॉन न्यून होगा और उसमें उसको युग्मित जोड़े में इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो ग्रहण करेगा वो होगा कौन? इलेक्ट्रॉन स्नेही। कमी तो रहेगी लेकिन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी तो है लेकिन ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होता है। अब देखो ये यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो सेम वही हाल है कि यहाँ भी अगर प्लस आई समूह होंगे जो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, स्थायित्व बढ़ेगा। इसका जो स्थायित्व का क्रम होता है ठीक कार्बोधनायन के समान होता है। जैसे कार्बोधनायन का वहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वहां इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूहों की उपस्थिति में उसका स्थायित्व बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूहों की उपस्थिति में कार्बोधनायन का स्थायित्व बढ़ता है ना, ठीक वैसा यहाँ भी होगा। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूहों की उपस्थिति में स्थायित्व कम हुआ क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा इस संरचना है, ये मुक्त मूलक की संरचना बनाई गई है, मुक्त मूलक की संरचना बनाई गई। अब देखो ध्यान से, मुक्त मूलक की संरचना में आप क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? देखो ये देखो, त्रिकोणीय समतली बनाएंगे और एक पी कक्षक रहेगा, लेकिन उसमें क्या पाए जाएंगे? विषम इलेक्ट्रॉन एक है ना, कार्बोधनायन में तो तीन इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों बॉन्ड बनाता है, एक पी कक्षक रिक्त रहता है। कैसा रहता है? रिक्त। लेकिन यहाँ जो है पी कक्षक रिक्त नहीं है, आप बोल सकते अयुग्मित पी कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन पाया गया। आप इस पी कक्षक को क्या बोल सकते हैं? अयुग्मित पी कक्षक। अब देखो यहाँ इसको एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। और कार्बोधनायन में क्या था? ये रिक्त था, वहां 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। समझ पा रहे हैं आप लोग? स्थायित्व जान लो बस कि प्लस आई समूह रहेंगे तो इसका मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ेगा, माइनस आई समूह रहेंगे तो स्थायित्व क्या होगा? कम, जैसे आपने किया था कार्बोधनायन। ठीक है, इसको इतना फटाफट लिखें। अच्छा देखो ध्यान से, अभी आपने पढ़ा ना मुक्त मूलकों का स्थायित्व, मुक्त मूलकों का स्थायित्व, मुक्त मूलकों के स्थायित्व से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मुक्त मूलकों का स्थायित्व, जो मुक्त मूलकों का स्थायित्व नहीं होता है वो कार्बोधनायन के स्थायित्व के समान होता है। जिस प्रकार कार्बोधनायन में प्लस आई समूहों की संख्या बढ़ने पर उसका स्थायित्व बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है? मुक्त मूलकों में भी प्लस आई समूह की संख्या बढ़ने पर उसका स्थायित्व बढ़ता है। ठीक है, इसे देखो यहाँ पे, ये प्लस आई समूह है ना, मेथिल प्लस आई समूह है, ये आपका 3rd डिग्री मुक्त मूलक है। मतलब जिस कार्बन पे मुक्त मूलक लगा हुआ है, जिस कार्बन पे मुक्त मूलक है, विषम इलेक्ट्रॉन है, वो 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3rd डिग्री है। यहाँ पे 2 प्लस आई समूह है, ये 2nd डिग्री है, 2nd डिग्री मुक्त मूलक, 2nd डिग्री मुक्त मूलक। ये तुम्हारा क्या है? यहाँ पे 1 प्लस आई समूह है, ये 1st डिग्री मुक्त मूलक है। और ये तुम्हारा क्या है? मेथिल मुक्त मूलक, मुक्त मूलक, मेथिल मुक्त मूलक। तो बताइए इसमें सबसे अधिक स्थायी कौन होगा? जिसके पास प्लस आई समूह ज्यादा हो। तो 3rd डिग्री वाला ज्यादा स्थायी होगा ना, 3rd डिग्री वाला मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आई समूह की संख्या अधिक। तो सबसे अधिक कौन होगा? 3rd डिग्री होगा स्थायी, तो देख लें आप, या ए बोल दो, सबसे अधिक ए स्थायी होगा, इसके बाद बी होगा, सी होगा, फिर क्या होगा? डी। सबसे कम मेथिल वाला होगा, CH3 वाला है ना, सबसे कम होगा। अब यहां देखिए आप, यहां भी देखो, ये आपका मुक्त मूलक है, कार्बन पे है मुक्त मूलक, वो डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आपका 1st डिग्री मुक्त मूलक है, 1st डिग्री मुक्त मूलक है। और ये कौन सा है? देखिए इस कार्बन पे मुक्त मूलक लगा हुआ है, पहला वाला 1st डिग्री है, दूसरा वाला 2nd डिग्री है, तीसरा वाला क्या है? 3rd डिग्री है। तो इनका स्थायित्व आप कैसे लिखेंगे? सबसे अधिक क्या होगा? 3rd डिग्री वाला होगा, उसके बाद कौन होगा? 2nd डिग्री वाला होगा, सबसे अधिक 3rd डिग्री वाला, उसके बाद 2nd डिग्री वाला, उसके बाद क्या होगा? 1st डिग्री वाला। या आप लिख सकते हैं सबसे अधिक सी वाला, फिर बी वाला, फिर ए वाला, सी बी ए कर सकते।
अब अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो ये आपका क्या है, ये सेकेंड डिग्री है ना, ये सेकेंड डिग्री है क्योंकि दो कार्बन जुड़े हुए हैं, सेकेंड डिग्री होगा। और ये कौन सा है, थर्ड डिग्री है। और ये कौन सा है, फर्स्ट डिग्री है। सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फर्स्ट डिग्री। तो यहाँ स्थायित्व तो क्या लिखेंगे आप, सबसे अधिक स्थायी क्या होगा, बी होगा, उसके बाद ए होगा, इसके बाद क्या होगा, सी, बी ए सी। समझ पा रहे हैं? अब देखो अगला क्या पढ़ेंगे आप, प्रेरिक प्रभाव का अगला अनुप्रयोग है, ये आपका प्रेरिक प्रभाव का अनुप्रयोग, उसका चौथा पॉइंट है। प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग, उसका कौन सा पॉइंट है, चौथा पढ़ेंगे आप, प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग। उसमें चौथा पढ़ेंगे आप, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के निर्धारण में। प्रेरणिक प्रभाव का यूज पढ़ेंगे कहाँ, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के निर्धारण में। अब पांचवा पढ़ लेंगे क्या आप लोग, एल्कोहलों की अम्लता के, एल्कोहलों में OH बॉन्ड जहां पाया जाएगा उसमें आप अम्लता की जांच कर लें। COH में भी पाया जाता है OH बॉन्ड, एल्कोहलों में भी OH बॉन्ड पाया जाता है, तो वहां भी आप अम्लता की जांच कर लेंगे। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे ना एमीन जो है ना, अमोनिया की क्षारीयता वगैरह बता देंगे। ठीक है, देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता की जांच करनी, अम्ल अगर कोई भी पदार्थ अम्ल है तो उसकी अम्लता की जांच के लिए भाई H+ देवे करेगा ना, वो H+ निकाल लीजिए आप, क्योंकि OH बॉन्ड देखो, जो OH बॉन्ड होता है वही ब्रेक होता है, H+ निकलता है। जो OH बॉन्ड होता है वही ब्रेक होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, H कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये निकलता है OH बॉन्ड। इसीलिए जहां होगा वहां अम्लता दिखाएं, अम्लता की जांच कर लें। तो कोई भी अगर अम्ल है तो H+ देगा, और H+ देने के बाद आपको मिलेगा ऋणायन। क्या मिलेगा, अगर अम्ल H+ निकाल देगा तो क्या मिलेगा आपको, ऋणायन। तो अगर अम्ल की जांच करने की, ज्यादा अम्ली है कि कम अम्ली, तो उसके लिए आपको ना इसका H+ निकाल के जो ऋणायन मिलेगा, ऋणायन बनाना है, H+ निकाल के ऋणायन बनाना है। इसको आयनन कह सकते हैं, किसका हो गया है, आयनन, आयनों में ब्रेक कर दिया। H+ निकाल के ऋणायन बनाइए, और ऋणायन का स्थायित्व देखें आप, इसको मत देखो, देखो ऋणायन कितना ज्यादा स्थायी है। जितना अधिक स्थायी ऋणायन होगा, अम्ल उतना ही अधिक अम्ली, जिस अम्ल से वो प्राप्त हुआ है, जिस अम्ल का वो ऋणायन है, वो अम्ल उतना ही अधिक अम्ली होगा। आपको अम्लों की अम्लता की जांच करनी है तो आप उसको पहले ब्रेक कर लें, ऋणायन उससे प्राप्त कर लें। तो जो ऋणायन मिला है उसका स्थायित्व देखिए कितना ज्यादा स्थायी है। जितना अधिक स्थायी आपका ऋणायन होगा, जिस अम्ल से प्राप्त हुआ है, वो अम्ल उतना ही अधिक अम्ली होगा। समझ पा रहे हैं? तो कभी भी अम्लों की अम्लता की जांच करनी, बना लो ऋणायन, अब उसका स्थायित्व देखें आप। अच्छा मान लो ये ऋणायन है ना, निगेटिव आयन है, मतलब ऋणायन है, तो ऋणायन का स्थायित्व जानते हैं कब बनेगा भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, कब बढ़ेगा बताइए, प्लस आई समूह आएंगे तो घटेगा स्थायित्व, ये तो जानते ही रहो ना। अगर प्लस आई समूह रहेंगे तो स्थायित्व क्या होगा, घटेगा, स्थायित्व घटेगा। अगर माइनस आई समूह रहेंगे तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। थोड़ा ये जानते रहो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है वहां पे, प्लस आई समूह रहेंगे, मेथिल इथिल सब ग्रुप रहेंगे तो स्थायित्व कम होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा तो थोड़ा सा भाई स्थायित्व बढ़ेगा ना, ऋणावेश का स्थायित्व कब बढ़ेगा, जब उसको खींचेंगे आप। तो माइनस आई समूह जो है इसके स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं? तो वही लिखा है, अगर आपको कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता की जांच करनी तो आप कार्बोक्सिलिक ना, वही करनी है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का पहले कराइए आयनन, उसको आयनों में ब्रेक कीजिए, और उसके आयनन के फलस्वरूप जो मिले है ना, ऋणायन मिला है, ऋणायन, उसका देखिए स्थायित्व, यही मिलेगा, RCO- मिलेगा। RCOS से क्या मिलेगा, RCO-। इससे ऋणायन का स्थायित्व देखिए, जितना अधिक स्थायी होगा, जिस अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त हुआ है या जिस अम्ल से प्राप्त हुआ है, वह अम्ल उतना ही अधिक अम्लीय होगा। जिस अम्ल से ये प्राप्त हुआ है ऋणायन, वह उतना ही अधिक अम्लीय होगा जब ये बहुत ज्यादा स्थायी होगा तो। क्लियर हो पा रहे हैं? अब देखो, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है
इससे अम्ल है नहीं, अगर अम्ल H+ को देता है, निकाल देने के बाद जो पदार्थ बचता है या जो रेडायन बचता है उसको कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। अम्ल से H+ निकल जाने के बाद जो बचता है उसे आप क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षारक, हिंदी नाम है संयुग्मी क्षारक। संयुग्मी क्षारक क्या है? किसी अम्ल से H+ निकल जाए तो आप क्या बोल सकते हैं? हाँ, H+ निकल जाने के बाद जो बचता है ऋणायन उसको बोलते हैं संयुग्मी क्षारक। आप ये भी कह सकते हैं कि अम्लों की अम्लता कैसे पता करना है? अम्लों की अम्लता कैसे पता करेंगे आप? ये कॉन्जुगेट बेस के, वही जो ऋणायन है उसको आप बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व के समानुपाती होता है। कॉन्जुगेट बेस जितना अधिक स्थायी होगा अम्ल उतना ही अधिक अम्लीय होगा। वह ऋणायन है, ऋणायन को ही आप बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। अच्छा मान लो, जैसे एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, जैसे देखो आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ जाएंगे ना यार, हाँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि आपसे कहा जाए कि HCOOH ये फार्मिक अम्ल है और ये CH3COOH है, पूछा जाए कि इन दोनों में कौन अधिक अम्लीय होगा। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनकी अम्लता की जांच करनी। HCOOH और CH3COOH इन दोनों में कौन अधिक अम्लीय है? तो अम्लता की जांच के लिए सबसे पहले इनको आयनों में ब्रेक कीजिए। आप सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आयनों में ब्रेक कीजिए। आप इसको तोड़ो HCOO- में और H+ में, और इसको ब्रेक करेंगे किस में भाई? CH3COO- में और H+ में। इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप? HCOO- H+, CH3COO- H+। अब ये जो मिला है कॉन्जुगेट बेस है, एसिड है, एसिड से क्या मिला? कॉन्जुगेट बेस या रेडायन बोल दो। अब देखो इन दोनों में कौन ज्यादा स्थायी है? ये वाला रेडायन ज्यादा स्थायी है कि ये वाला? अब देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप वगैरह है नहीं, यहाँ पे HCO- में कोई प्लस आई समूह नहीं है ना, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन भेजने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ देखो ये प्लस आई समूह है, इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो और अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, आवेश ऋणावेश और ज्यादा बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब भेजेंगे तो ऋणावेश और अधिक बढ़ेगा, और अगर भाई चार्ज बढ़ेंगे तो स्थायित्व कम होगा। अगर आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व क्या होगा? कम। तो ये कम स्थायी होगा और ये ज्यादा स्थायी होगा। वो प्लस आई समूह है, आपने लिखा भी है कि प्लस आई समूह रहेगा तो भाई स्थायित्व कम हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस आई समूह मेथिल, यहाँ पे कोई प्लस आई ग्रुप नहीं। अब प्लस आई ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा, आवेश ऋणावेश और ज्यादा बढ़ेगा। जब आवेश बढ़ेगा तो स्थायित्व कम। ये कम स्थायी, ये ज्यादा स्थायी। अगर ये ज्यादा स्थायी तो ये अम्ल भी क्या होगा? ज्यादा अम्लीय, और वो क्या होगा? कम अम्लीय। फार्मिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होगा और एसिटिक अम्ल जो है वो क्या होगा? कम अम्लीय। समझ पा रहे हैं? इसको लिखो फटाफट। अच्छा देखिए आप लोग, अभी आपने क्या पढ़ा? कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के बारे में। अगर आपको अम्लों की अम्लता देखनी है तो आप क्या करें, वहां से H+ निकाल लें। जैसे मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल ही है, RCOH है, उसके अम्लता की जांच करने के लिए आप उसको क्या करें, RCOOH को तोड़ दें आप RCOO- में और H+ में। ये आपका है कार्बोक्सिलेट रेडायन। ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, जो आपको R मिलेगा, RCOO- ये कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। इसका स्थायित्व देखें आप, इसकी अम्लता की जांच के लिए आपको इसका स्थायित्व देखना है। जितना ज्यादा स्थायी होगा कार्बोक्सिलेट रेडायन या कॉन्जुगेट बेस, अम्ल उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। अम्ल क्या होगा? उतना ही ज्यादा अम्लीय। उसी के बेस पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ये सब कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इनको उनकी अम्लता के किस क्रम में लिखना है? घटते हुए क्रम में।
तो मान लो अगर आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है HCOOH दिया गया है, CH3COH दिया गया है, CH3CH2COH दिया गया है, तो अगर इनकी अम्लता की जांच करनी है तो इनकी अम्लता की जांच के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लो HCOH है, HCOOH, इसको तोड़ें आप HCOO माइनस में और H प्लस में। अगर आपको दिया है CH3COOH तो आप क्या करें, इसको तोड़ दें CH3COO माइनस में और H प्लस में। अगर आपको दिया है CH3CH2COOH तो आप इसको तोड़े CH3CH2COO माइनस और H प्लस। अब देखो इसका ये ऋणायन कहाँ ज्यादा स्थायी है। ऋणायन जब ज्यादा स्थायी होगा तो जो अम्ल होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। और ऋणायनों के स्थायित्व के लिए आपको बताया गया है कि ऋणायन का स्थायित्व कब बढ़ेगा, जब वहां से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। अगर ऋणायन है तो वहां पे स्थायित्व कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे आप। -I समूह बढ़ेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह जैसे मेथिल, एथिल ये सब रहेंगे तो स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। +I समूह बढ़ेंगे स्थायित्व बढ़ेगा, +I समूह कम होंगे स्थायित्व क्या होगा, कम। जैसे यहाँ देखो, जैसे HCOO माइनस है, यहाँ पे कोई +I समूह नहीं। HCH3CO माइनस है, यहाँ पे एक मेथिल समूह, एक +I समूह है। यहाँ पर एक +I समूह, ये +I समूह है। और यहाँ पर एथिल, ये भी एक +I समूह। वहां पे कोई +I समूह नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन भेजेंगे ऋणावेश और बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज और बढ़ेगा। और जब भी आवेश बढ़ेंगे स्थायित्व क्या होगा, कम। तो इस अगर इन ऋणायनों में स्थायित्व देखा जाए तो सबसे अधिक स्थायी ये ऋणायन होगा, क्योंकि भाई यही है, आवेश और स्थायित्व का उल्टा रिलेशन है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज देखें कम है, यहाँ पे भेज क्यों बढ़ा रहा है, यहाँ पे और ज्यादा भेज रहा है। प्लस एथिल का +I प्रभाव मेथिल से ज्यादा होता है। तो स्थायित्व जो होगा सबसे ज्यादा स्थायी ये होगा, उससे कम स्थायी ये, उससे कम स्थायी ये। तो इसी के हिसाब से अम्लता देख लें आप। स्थायित्व के हिसाब से क्या देखेंगे, अम्लता। जो ज्यादा स्थायी ऋणायन होगा वो जिस अम्ल से प्राप्त हुआ है वो अम्ल भी ज्यादा अम्लीय होगा। तो ज्यादा अम्लीय होगा, उससे कम अम्लीय ये होगा, और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, ये। जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा भेजे जाएंगे तो अम्लता कम होती जाएगी। तो देखिए अम्लता का क्या लिखेंगे, अम्लता के विषय में सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, A होगा, उसके बाद कौन होगा, B होगा, उसके बाद कौन होगा, C होगा। ध्यान। अब देखो अगर यहाँ अम्लता देखनी है तो ऐसे यहीं ब्रेक कर लो, O-H+, ऐसे निकाल लो, आयन करा लें आप। H+ को निकाल के ऋणायन का स्थायित्व देखो, इसको भी तोड़ ले O-H+, इसको भी तोड़ ले O-H+। अब देखो यहाँ जो ऋणायन मिलेगा इसके पास एक एथिल समूह है और यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप है, प्रोपिल बोल सकते हैं, नॉर्मल प्रोपिल। ये एथिल है या नॉर्मल प्रोपिल है, और ये आइसोप्रोपिल है। तो एथिल का जो +I प्रभाव होगा इन दोनों की तुलना में कम रहेगा। एथिल का +I प्रभाव इन दोनों की तुलना में क्या रहेगा, कम। तो ये जो है इन दोनों की तुलना में कम इलेक्ट्रॉन भेजेगा, अर्थात ये वाला क्या होगा, ज्यादा स्थायी। +I प्रभाव जितना अधिक होगा स्थायित्व, ऋणायन का स्थायित्व जो है, +I प्रभाव जितना कम रहेगा ऋणायन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा होगा। -I प्रभाव ज्यादा होगा तो ऋणायन का स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो स्थायित्व बढ़ेगा, भेजेंगे तो स्थायित्व क्या होगा, कम। तो देखो इसका स्थायित्व कम हुआ, नहीं ज्यादा होगा, इसका स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे +I प्रभाव थोड़ा सा वीक है और ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सेकेंड डिग्री का है, ये फर्स्ट डिग्री का। ये आइसोप्रोपिल, ये नॉर्मल प्रोपिल। तो नॉर्मल प्रोपिल और आइसोप्रोपिल में किसका +I प्रभाव ज्यादा होता है, आइसो वाले का। तो इन तीनों में सबसे कम अम्लीय C होगा, सबसे कम अम्लीय क्या होगा, C। ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेज देगा, अम्लीयता कम हो जाएगी। और सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, A। तो यहाँ जो अम्लता लिखेंगे आप
देखिए ध्यान से, अम्लता क्या लिखेंगे आप, सबसे अधिक अम्लीय ए होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद कौन होगा, सी। जितनी ज्यादा प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे अम्लता उतनी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि ऋणायन का स्थायित्व भी क्या होगा, प्लस आई प्रभाव के साथ कम होता जाएगा। अच्छा यहां देखिए आप, देखो यहाँ पे एक आइसोप्रोपिल ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, और ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों माइनस आई ग्रुप है। देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दें आप, यहाँ प्लस आई ग्रुप है, यहाँ प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे ये ना, ये माइनस आई ग्रुप है, ये प्लस आई है, ये NO2 क्या है, ये माइनस आई है और ये क्या है, प्लस आई है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेजा भी जा रहा है, खींचा भी जा रहा है, यहाँ पे केवल भेजा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर माइनस आई समूह आएगा ना तो स्थायित्व बढ़ता जाएगा। और इन दोनों में जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है ना, इन दोनों में सी और डी में इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता NO2 के पास ज्यादा होगा। मतलब Cl और NO2 में NO2 के पास ज्यादा होता है, ठीक है। तो NO2 का जो माइनस आई प्रभाव होगा Cl से ज्यादा होगा, इसकी वजह से सबसे ज्यादा अम्लीय डी होगा, उसके बाद Cl होगा। इसके बाद इन दोनों की बात करें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भेजने वाले हैं, जितना कम प्लस आई रहेगा उतना ही बढ़िया रहेगा अम्लता की। तो क्या होगा, इसको आप तोड़ लें, माइनस प्लस में से तोड़ लें, क्या दिक्कत है। स्थायी तो देखिए ऋणायन का, ठीक है। तो भाई सबसे ज्यादा NO2 होगा, ये क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसके बाद ये वाला खींचेगा, उसके बाद ये भेजेगा, ये भी भेजेगा, ये ज्यादा भेजेगा और ये कम भेजेगा। जितना कम इलेक्ट्रॉन भेजा जाए अम्लता उतना क्या होगा, ज्यादा। तो अम्लता का जो क्रम लिखेंगे आप, अम्लता का जो क्रम लिखेंगे वो डी होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, फिर क्या होगा, ए होगा। यहां देखिए आप, ये देखो ये CH3 है, प्लस आई ग्रुप है, तो आपका CH3 कौन सा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पे ये प्लस आई है, भेज भी रहा है, और Cl क्या है, माइनस आई है। यहाँ पे भी क्या है, देखो ये प्लस आई है और ये माइनस आई है। लेकिन इन दो देखो, यहाँ इसका जो प्लस आई माइनस आई प्रभाव होता है और इसका माइनस आई प्रभाव देखेंगे, इसका माइनस आई प्रभाव इसकी तुलना में ज्यादा होता है, ठीक है। इसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है, इसका माइनस आई प्रभाव क्या होता है, कम। तो ये ज्यादा अम्लीय होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऋणायन ज्यादा स्थायी रहेगा। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऋणायन क्या रहेगा, उतना ही ज्यादा स्थायी, ज्यादा स्थायी होगा तो अम्लता भी ज्यादा रहेगी। तो अम्लता जो सबसे अधिक होगी यहाँ पे, वहां पे बी की होगी, किसकी होगी भाई, बी की होगी। उसके बाद कौन होगा, सी होगा, उसके बाद कौन होगा, ए होगा। बी होगा, सी होगा, फिर यहाँ पे पूरा, तो यहाँ प्योरली भेजा जा रहा है, केवल भेज रहा है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ये क्या है, एफ है, Cl है। देखो यहाँ पे प्लस आई माइनस आई दोनों है, यहाँ पे प्लस आई, तोड़ लें आप इसको, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस में तोड़ लें। देखो यहाँ पे एक FCH2, यहाँ बी ClCH2 है, यहाँ BrCH2, यहाँ पे ICH2, CH2 है भाई, प्लस आई तो सब में है। लेकिन देखो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, F ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ज्यादा स्थायी होगा ऋणायन और ज्यादा अम्लीय, ये पूरा कंपाउंड होगा, यौगिक, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा अम्लीय होगा। तो अम्लीयता की बात करें, सबसे अधिक अम्लीय ए होगा, बी होगा, फिर सी होगा, फिर कौन होगा, डी। आई सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। तो जो यहाँ अम्लता लिखा जाएगा वो सबसे अधिक किसका होगा, ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर किसका, डी का। इसके बाद इसकी बात करें अगले वाले की, यहाँ देखो क्या CH3 है, ये प्लस आई ग्रुप है। यहाँ पे भैया लेकिन माइनस आई है, प्लस आई दोनों है, माइनस आई प्लस आई सब में। देखो यहाँ पे एक माइनस आई है, एक प्लस आई है, दो माइनस आई है, तीन माइनस आई है, यहाँ पे एक माइनस आई है। अब देखो इन सभी में अम्लता देखिए, तो अगर माइनस आई ग्रुप बढ़ेगा ना अम्लता बढ़ेगी, माइनस आई समूह की संख्या बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, अम्लता। आप इसको प्लस माइनस तोड़ लीजिएगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ऋणायन का स्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। जितना इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ऋणायन का स्थायित्व उतना ही ज्यादा रहेगा। तो सबसे अधिक अम्लता जो होगा, इसको तोड़ लें आप, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जो यहाँ अम्लता लिखेंगे आप, वो जानते हैं सबसे अधिक कौन होगा, डी, क्योंकि डी के पास माइनस आई ग्रुप ज्यादा है। उसके बाद सी होगा, क्योंकि यहाँ पे Cl2 है,
अब देखो एक माइनस आई है और ये भी एक माइनस आई है, एक एक है। अब इसमें किसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा होता है? NO2 का। NO2 का Cl की तुलना में ज्यादा होता है, तो सबसे अधिक D होगा भाई, क्योंकि संख्या ज्यादा है। उसके बाद C होगा, उसके बाद ये क्या होगा आपका E होगा। कौन होगा? E। उसके बाद फिर B, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? A। ये इनके अम्लता का क्रम है। इसके बाद यहां बात किया जाए तो यहाँ पे देखो वही हाल है, एक F है, एक Cl है, एक Br है और दो आयोडीन। हालांकि आयोडीन माइनस मतलब कम माइनस आई होता है, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम है, लेकिन संख्या ज्यादा ज्यादा होने पर कमजोर वाला भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। संख्या अधिक होने पर कमजोर माइनस आई ग्रुप भी क्या करेगा? ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो सबसे अधिक अम्लीय कौन हो जाएगा? डी। अम्लता की बात करें तो सबसे अधिक अम्लीय डी होगा, इसके बाद सी होगा, इसके बाद बी होगा। दे सबसे अधिक डी हो गया। अब इन तीनों में देखो तो ज्यादा अम्लीय कौन होगा? एफ ज्यादा खींचेगा, डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर कौन होगा? सबसे कम अम्लीय सी होगा। इसको लिखें आप। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एल्कोहलों की अम्लता के बारे में। ठीक है। अभी देखें यहां से, ये अगला क्या है? अभी आपने देखा कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता के बारे में। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता कैसे देखनी है? उसको तोड़ देना है RCO माइनस H प्लस में। जो RCOO माइनस है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस कह सकते हैं, या कार्बोक्सिलेट आयन है। एसिड से मिलेगा कंजुगेट बेस, उसका नाम है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के केस में उसका स्थायित्व तो देखना है, ज्यादा स्थायी होगा तो अम्ल जो है ज्यादा अम्लीय होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर आपको एल्कोहलों की अम्लता देखनी है तो एल्कोहलों की अम्लता की जांच के लिए आप क्या कीजिए, एल्कोहलों में से जो है OH बॉन्ड RO माइनस में और H प्लस में ब्रेक कीजिए। RO माइनस को आप क्या बोलेंगे? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोहलों से जो है H प्लस निकाल दीजिए, RO माइनस में ब्रेक कीजिए, और ये इसका एल्कोक्साइड आयन है। अगर ये अम्ल की भांति H प्लस निकाल रहा है तो ये इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। जो ऋणायन मिलेगा एसिड से H प्लस निकल जाने के बाद जो निगेटिव आयन, निगेटिवली चार्ज आयन मिलता है, ऋणावेशित आयन जो मिलता है, उसको आप क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। इसका देखना स्थायी। अगर आपका जो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, चाहे जिसके भी केस में, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल हो चाहे अल्कोहल हो, इन दोनों ही केस में अगर आपका कॉन्जुगेट जो बेस मिलता है, कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्थायी होगा तो अम्लता भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। स्थायी तो ज्यादा होगा और अम्ल जो होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो अम्लता कैसे देख सकते हैं आप? कॉन्जुगेट बेस का क्या देखना है? स्थायी। जो अम्लता होती है वो कॉन्जुगेट बेस के स्थायित्व के समानुपाती। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्थायी होगा, अपने भाषा में इसको ऋणायन बोल सकते हैं ना, उसका स्थायित्व देखना है। ज्यादा स्थायी होगा तो अम्ल ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है। जैसे देखो यही बोला गया ना, ये अल्कोहलों की अम्लता की जांच के लिए क्या करेंगे आप? इसके आयनन से प्राप्त, इनको तोड़ दीजिए आयनों में, H प्लस RO माइनस में, तो जो एल्कोक्साइड आयन मिलेगा उसका स्थायित्व देखना है। एल्कोक्साइड आयन जितना ज्यादा स्थायी होगा, यहाँ के लिए एल्कोक्साइड आयन है, जितना अधिक स्थायी होगा अम्ल एल्कोहल उतना ही ज्यादा क्या होगा? अम्लीय। आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको एल्कोहलों की अम्लता देखनी है, क्या देखनी है? एल्कोहल्स की अम्लता देखनी है, उसके लिए आप क्या देखेंगे? प्राप्त एल्कोक्साइड आयन का क्या देखना है? स्थायित्व। प्राप्त एल्कोक्साइड आयन का स्थायित्व देखेंगे। एल्कोहलों की अम्लता की जांच के लिए आपको एल्कोक्साइड आयन का क्या देखना है? स्थायित्व। जैसे मान लो एक प्रश्न दिया गया, ये एल्कोहल है, इनको अम्लता के मान लीजिए घटते क्रम में लिखना है। अम्लता के कौन से क्रम में? घटते क्रम में। तो ये एल्कोहल है, इसका नाम है
टर्शियरी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है और मीथिल अल्कोहल। इन सभी को अम्लता के घटते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले ना आप इनका कीजिए आयनन। आयनन में ब्रेक करो, CH3, इसको ब्रेक करें आप ना, CH3। ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल को आप ब्रेक करेंगे, आयनन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा CH3, 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 O माइनस और H प्लस। अगर आप ले लेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, क्या लेंगे भाई? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? CH3 ना, CH3 O माइनस H प्लस। इसके बाद अगर आप लेते हैं CH3 CH2OH, ये ब्रेक होके क्या देगा आपको? CH3 CH2O माइनस H प्लस प्लस H प्लस, यहाँ आएगा कि नहीं? अगर आप लेते हैं CH3OH, इसके आयनन से आपको मिलेगा CH3O माइनस और H प्लस। और ध्यान दें, आप प्रेडान का स्थायित्व देखें। ये जानते हैं ये पूरा प्लस आई ग्रुप है, ये पूरा प्लस आई ग्रुप है, ये भी आपका प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन भेजेंगे। ये प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है और ये भी कौन सा है? प्लस आई ग्रुप। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन भेजेंगे और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे रेडान का स्थायित्व उतना ही क्या होगा? कम। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे रेडान का स्थायित्व उतना ही कम होगा और जो एल्कोहल जिस एल्कोहल से मिला है वो एल्कोहल उतना ही कम अम्लीय होगा। जिस एल्कोहल से मिले हैं वो एल्कोहल क्या होगा? उतना ही कम अम्लीय होगा। तो जो ये थर्ड डिग्री ना, तृतीयक, ये थर्ड डिग्री ग्रुप है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजेगा। जितना अधिक भेजेगा उतना ही कम स्थायी होगा। ऋणायन क्या होगा? उतना ही कम स्थायी, अर्थात ये वाला कम अम्लीय होगा, सबसे कम अम्लीय। ये थोड़ा उसकी तुलना में सेकेंड डिग्री का कम भेजेगा, ये भी कम अम्लीय होगा लेकिन उसकी तुलना में ज्यादा अम्लीय। उससे अधिक अम्लीय ये होगा, ज्यादा स्थायी ऋणायन होगा, अम्लीय ये होगा। अगर इनका स्थायित्व देखें आप तो सबसे अधिक स्थायी ये वाला होगा। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे स्थायित्व उतना कम होगा। सबसे अधिक स्थायी ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक उसी प्रकार से इनकी अम्लता देख लिया, सबसे अधिक अम्लीय ये होगा नीचे वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन भेजेंगे अम्लता उतनी कम होती जाएगी। तो पहले आप इसको ब्रेक करें, O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस, O माइनस H प्लस। इसमें अम्लता कैसे देखेंगे? वही, ये सबसे अधिक स्थायी ये है, ऋणायन है, ये ऋणायन है ना ये, तो सबसे अधिक अम्लीय D होगा, C होगा, फिर B होगा, फिर कौन होगा? D, C, B, A। फटाफट देखें आप,